नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। 9 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो अवश्य भर दें और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल के साथ जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। हिंदी स्पेशल की क्लासेस मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। इसके अलावा भी यदि आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ स्पेशल आदि की क्लासेस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं। आप जरूर से पढ़ें। करंट अफेयर की क्लासेस भी शानदार क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप उन सभी क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए DSSB, KVS, NBS, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और NTA, नेट, JRF आदि के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला है और बहुत ही कारगर साबित होगा। समझ लीजिए आप, रामबाण साबित होगा यह आपकी परीक्षा के लिए। चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। ये पहली क्लास और पहला प्रश्न। इसके पहले भी मैंने व्याकरण और साहित्य को मिलाकर कई प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। वो भी आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। व्याकरण के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा हैं, साहित्य बहुत कम रखा है मैंने उसमें। और यह साहित्य पर विशेष फोकस रखने वाला क्लास है। व्याकरण के 1-2 क्वेश्चन इसमें शामिल करते हुए हम क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना कब की थी? यानी कब, किस समय के दौरान, कब से लेकर कब तक बीच में उन्होंने इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी को लिखा था? तो 1798 से लेकर के 1803 ईस्वी के मध्य में इन्होंने इस कहानी को लिखा था। जैसे पूर्ण होने का टाइम कभी कभी कहीं कहीं आपको 1803 में मिलता है तो वो भी सही है, लेकिन इस पीरियड के दौरान उन्होंने कहानी को लिखा हुआ था। लल्लू लाल ने आगरा में कौन सा प्रेस खोला था? जी हाँ मित्रों, लल्लू लाल ने आगरा में संस्कृत प्रेस खोला था। दयानंद के अनुयायी हिंदी को क्या कहते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनके अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मिश्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जी हाँ मित्रों, तारा मोहन मिश्र ने बनारस अखबार के विरोध में सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आप एक ट्रिक से याद करिए इसे, तारा मोहन और सुधाकर। तारे कहाँ निकलते हैं? तारे तो आपको निकलते हैं आकाश में। देखिए, तारे निकलते हैं आकाश में। सुधाकर कहाँ रहते हैं? वो भी आकाश में। सुधाकर अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा और तारा ये दोनों रहते हैं आकाश में, दोनों का आपस में संबंध है। तारा मोहन ने प्रकाशित किया था सुधाकर नामक पत्रिका का, तो जो कि बनारस अखबार के विरोध में उन्होंने निकाला था। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसे माना जाता है? जी हाँ, तो दुखांत का तात्पर्य यह हुआ कि जिसके अंत भी, जिसका दुख के साथ ही हुआ हो, अंत में भी सब लोगों को दुखी महसूस हुआ, क्योंकि उसमें अंत जो है उसका वो सुखांत नहीं कराया गया, दुख के रूप में कराया गया है। तो ऐसा जो नाटक था वह रणधीर प्रेम मोहिनी है। भाषा संवर्धनी नामक सभा की स्थापना किसने की थी? भाषा संवर्धनी नामक सभा की स्थापना किया था बाबू तोताराम ने। वही बाबू तोताराम जिन्होंने सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था बनारस अखबार के विरोध में। 3 अपाहिज नामक नाटक के लेखक कौन है? जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए ये। 3 अपाहिज नामक नाटक के लेखक जो हैं वो विपिन कुमार जी हैं। हत्या एक आकार की किस विधा की रचना है? यह नाटक विधा की रचना है, डॉक्टर विनय के द्वारा लिखी गई है। दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज एक रचना है और उसका वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय का तात्पर्य होता है कि उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा का वर्णन किया गया है दिल एक सादा कागज में। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, प्रथम दलित उपन्यास आपसे पूछा जाएगा, प्रथम दलित नाटक पूछा जाएगा, प्रथम दलित कहानी पूछा जाएगा, प्रथम दलित पत्रिका पूछा जाएगा। यानी तभी तो कहा जाता है कि आपको जो पाठ्यक्रम बहुत ही विशाल है। नेट JRF का यदि आपने पाठ्यक्रम कवर कर लिया तो हिंदी से संबंधित, यानी समझिए जैसे आप हिंदी से नेट करें तब तो हिंदी हो गया, संस्कृत से करें संस्कृत, यानी नेट JRF का जो पाठ्यक्रम होता है आपको चाहे जिस विषय को, इतना विशाल होता है कि यदि आपने उसे पूरा कवर कर लिया तो बाकी अन्य परीक्षाएं जो है वो क्लियर करना आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाता है। तो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है बंधन मुक्त को, और इसे लिखा था रामजी लाल ने। किसने लिखा था? रामजी लाल ने। राजेंद्र बाला घोष के पति का क्या नाम था? जी हाँ मित्रों, ये वही राजेंद्र बाला घोष है जिसे आप बंग महिला के नाम से जानते हैं और जिनकी कहानी दुराई वाली और चंद्रदेव सी मेरी बातें जो है आपने पढ़ लिया है आपने।
मेरे चैनल पर ही पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है उसको, क्योंकि वो आपके नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है। आपने यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। बाबू पूर्णचंद्र नाम था राजेंद्र बाला घोष के पति का नाम। पहली बार तो पढ़ने से लगता है कि राजेंद्र बाला घोष किसी पुरुष का ही नाम है, लेकिन नहीं, ये जो है बंग महिला जो थी उनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष, और उनके पति का नाम था बाबू पूर्णचंद्र। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी माना जाता है शालवती को। किसको? शालवती। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का, जो कथा सम्राट हैं, उपन्यासकार हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। वो कृषकों के कवि कहे जाते हैं, आमजन के लेखक कहे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का यह कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। बिजली नामक कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ मित्रों, बिजली नामक कहानी के लेखक है राधिका रमण सिंह। राधिका रमण सिंह की एक और कहानी जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, क्या है वो? कानों में कंगना। बहुत ही मार्मिक कहानी है, हृदयस्पर्शी कहानी है, आप उसे जरूर पढ़िए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या कितनी है? जी हाँ मित्रों, अभिनव गुप्त ने मूल रसों की संख्या 9 मानी है, जबकि भरत मुनि ने मूल रसों की संख्या जो है वो 8 ही स्वीकार की है। भरतनाट्यम जो भरत इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की रचना का नाम जो है नाट्यशास्त्र है, उन्हें उसी में उन्होंने रसों के बारे में वर्णन किया। उसमें उन्होंने केवल 8 ही रस को स्वीकार किया है, जबकि अभिनव गुप्त ने 9 रस को स्वीकार किया है। आप बताइए कि अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, अपरूप का कवि कहा जाता है आपके विद्यापति जी को। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि इनकी बहुत सी उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इन्हें पहले हिंदी का पहला जो है वो गीत कवि कहा जाता है, जिन्होंने गाया था, गायन शैली में लिखा था, गा गा के ये ऐसे लिखा करते थे। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो इनकी पदावलियों को सुन करके बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, और कई कई दिनों तक मूर्छित हो जाते थे। बताइए, हमने तो पढ़ा, हमें तो कभी मूर्छा नहीं है, पता नहीं है अतिशयोक्ति है क्या है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है। मैंने किताबें पढ़ा था और मेरे सर ने भी मुझको बताया हुआ था कि वो इनकी भक्तिपरक कविताओं को सुन सुनकर बेहोश हो जाते थे, कई कई दिनों तक मूर्छित रहा करते थे। बताइए, इतने प्रेम भरपूर इनकी पदावलियाँ हैं। हमने एमए में पढ़ा था, एमए के पाठ्यक्रम में शामिल है विद्यापति जी। चलिए आगे देखते हैं। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? जी हाँ मित्रों, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल जी जो थे वो मित्र थे। और पहले के ज़माने में आज के टाइप का तो टेलीफोन या मोबाइल तो हुआ नहीं करता था कि इधर से नंबर डाल के उधर बात हो गई। तो पहले पत्राचार के माध्यम से ही लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। तो इन्होंने भी किया था, और इन्हीं पत्रों को संकलित करके मित्र संवाद के नाम से प्रकाशित कर दिया गया। तो यह रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो लिखे गए पत्र थे उनका संग्रह है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? जी हाँ मित्रों, अद्भुत रस का अस्थायी भाव जो है वो विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए हम देखते हैं, कुटज नामक निबंध के लेखक कौन है? जी हाँ मित्रों, कुटज नामक निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्पर्श व्यंजनों वाला जो आंसर हो तो हमारे पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं कितने लोग एक्टिव हैं क्लास में, कुछ इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय है सहचर किसकी आत्मकथा है? जी हाँ मित्रों, समय है सहचर जो आत्मकथा है वो रामदास मिश्र जी की आत्मकथा है। किस लेख में निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है? जी हाँ मित्रों, निराला जो थे वो एक निराले व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व थे। उनका जीवन जो था वो दुखों से भरपूर था। आजीवन उन्हें दुख झेलना पड़ा था, और इतने दुख से वो त्रस्त हो गए थे कि मतलब उनके परिवार वालों की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और अंततः उनकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। और अंत में उन्होंने खुद अपने लिए कहा, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, दुख ही जीवन की कथा रही। तो निराला जी की जो कविताएँ थी, एक भावों की भिड़ंत नामक एक लेख प्रकाशित हुआ प्रभा नामक पत्रिका में, जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी कविताएं जो है वह रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? भारतेंदु के विद्या गुरु का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट महोदय जी ने किया था। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे बड़े कवि कौन थे? मित्रों, आप जानते हैं सिद्धों की संख्या जो है वो 84 सिद्ध हुआ करते थे। 84 सिद्धों में सबसे बड़े तथा सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे वो कर्णप्पा थे। ठीक है मित्रों,
आपके यदि कोई भी डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम अवश्य क्लियर कर देंगे। डाउट किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, प्रथम ऐतिहासिक, आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, आप सिर्फ प्रथम ऐतिहासिक पढ़कर ही आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए मेरा इंडिकेशन विशेष रूप से आपकी तरफ है कि आप प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पर ध्यान दीजिए। तो यह जो माना जाता है पंच पांडव रचित रास को। नय चक्र किसका ग्रंथ है? जी हाँ मित्रों, नय चक्र देवसेन का है और देवसेन ने एक रचना लिखी थी श्रावकाचार, कब लिखी थी? 933 में, बहुत ही प्रसिद्ध है और ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि देवसेन की जो रचना है वो श्रावकाचार ही है। नय चक्र के बारे में तो पता ही नहीं, लेकिन आप याद कर लीजिए क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपकी जानकारी में भी जो है वो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस होनी चाहिए। परमाल रासों में किसका वर्णन किया गया है? जी हाँ मित्रों, परमाल रासों में आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। आल्हा उदल दो वीर थे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थे, उन्होंने लड़ाइयाँ की थी और शत्रुओं को पराजित किया था। तो उनकी लड़ाइयों का वर्णन जो है थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। पहले मैंने देखा था जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के सामने एक बाग है, वहाँ बाग में चाय की दुकान है। तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, घूमते टहलते रहते थे। देखा था कि वहाँ पर बरसात के बाद जब मौसम ठंडा हो जाता था तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जो इकट्ठा हुआ करते थे और एक पीतल का लोटा हुआ करता था। पीतल के लोटा पर मैंने देखा था, एक हमारे बाबा जी थे, पुजारी बाबा हम लोग कहते हैं, तो पीतल के लोटा पर वो एक सरौता, यानी जो सुपारी काटने का होता है ना सरौता, उसी सरौते के माध्यम से तान लगाया करते थे और 2-3 लोग मिलकर के वो आल्हा का गायन किया करते थे। तो उस वक्त मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये आल्हा जगनी द्वारा लिखा गया है, इसका नाम परमाल रासो है, क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ मैं इतना जानते थे कि हाँ ये गाया जाता है, आल्हा कुछ गाया जाने वाला चीज़ है और ये गाया जा रहा है। लेकिन अब पता चला कि वाकई में ये क्या था और किसने था, हमारे साहित्य में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और अब तो यह लुप्त प्राय है, आप कभी सुनने को नहीं मिलता आल्हा किसी को गाते हुए, अब नहीं सुना होगा आप लोगों ने। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? जी हाँ मित्रों, विद्यापति के गुरु का नाम था हरि मिश्रा। जी हाँ मित्रों, हरि मिश्रा नाम था। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा। विद्यापति को जातीय कवि कहा था बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने इनको यह उपमा दी थी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आप जाएंगे, इसी स्मार्ट स्टडी क्लासेस का जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग आप देखेंगे। उसी में आप देखेंगे 2 मिनट में जानो बहुत कुछ शीर्षक नाम से एक है। तो उसमें मैंने बहुत सारे कवियों के संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताया, यानी उनका जन्म है, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, उनके माता पिता, परिवार सदस्यों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम। सिर्फ इतना ही है जिसे आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। तो उसी में आप विद्यापति का भी याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। मैंने मुख्य मुख्य कवियों को 2-4 शायद 7-8 कवियों के बारे में डाला है, लेकिन अभी आगे की क्लासेस में हम और कवियों के परिचय को करवा देंगे, तो आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अबुल हसन किसका वास्तविक नाम है? जी हाँ मित्रों, अबुल हसन जो वास्तविक नाम है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कौन थे? खड़ी बोली के प्रवर्तक थे और इन्होंने सितार, तबला आदि कितने वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। आप आज भी इनकी पहेली और मुकरियों को सुना करते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं ये। और इनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम जो था वो अबुल हसन था। भक्ति शब्द का सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जी हाँ मित्रों, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेतसर नामक उपनिषद में। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? जी हाँ मित्रों, तो ऐसा कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास और सर्वप्रथम वह लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और लिखा किसने था? गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी महादो जो थे वो फ्रेंच भाषा में उन्होंने इतिहास लिखा था। और क्या नाम था उसका? इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसका नाम ही पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो जानते हैं जो साहित्य का नहीं होगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसका नाम भी याद करना। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिख दिया और उसके बाद फिर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था इंग्लिश में। फिर आते हैं आपके शिवशंकर महोदय, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल, मतलब बहुत सारे लेखकों और कवियों ने फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो सर्वप्रथम भक्ति काल को जिसने स्वर्ण युग कहा या स्वर्ण काल कहा वह कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन छत्तीसगढ़ में किसी राज्य का जो है वो छत्तीसगढ़ के किसी एक विशेष
ज़िले का वो क्या था, कमिश्नर था उधर साइड का, मैंने पढ़ा था कुछ इस था। तो वह भारत में आया गया था, इसलिए उसे थोड़ा सा जानकारी थी, तब उसने लिखा। ये तो पहले मैं सोचा करती थी ये विदेशी लोग बैठे बैठे अपने देश में बैठकर हमारे यहाँ का इतिहास कैसे लिख ले रहे हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। तब क्योंकि तब के ज़माने में तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं तो होती नहीं थी। अभी तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम इंटरनेट पर डालते तुरंत हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब इन्होंने लिखा तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद भी फिर मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के कमिश्नर थे, और जब कमिश्नर थे तो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ की बोलियों, यहाँ संस्कृति, यहाँ पर की हर चीज़ का उसने अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। और फिर उसी अपने इतिहास में इन्होंने भक्ति काल जो था उसको स्वर्ण काल कह दिया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, किसने कहा था? जी हाँ मित्रों, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसी ने कहा, किसी ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी कह दिया, किसी ने कह दिया कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं। तो पंचमेल खिचड़ी को कहा था श्याम सुंदर दास जी ने, क्योंकि इन्होंने कई बोलियों को मिला करके अपनी रचनाएं की थी। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है शमशेर का। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जी हाँ मित्रों, सांप्रतिक कविता आंदोलन के प्रवर्तक है श्याम नारायण जी। ये श्याम नारायण है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की प्रसिद्ध रचना है पहाड़ पर लालटेन। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक किसकी रचना है? आप बताइए। यहाँ पर यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक रचना है विट्ठलनाथ की। ये विट्ठलनाथ वही है जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी वो 1565 में हुई थी और इसमें 8 कवि थे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था? जी हाँ मित्रों, आप बताइए, उर्दू को यामिनी भाषा कहा था लल्लू लाल जी ने। ओम जय जगदीश हरे नामक जो प्रसिद्ध आरती है, आपने अपने घर में सुना होगा, हर बच्चा जानता है यह आरती, उसे किसने लिखा था? जी हाँ मित्रों, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नामक जो आरती है उसे लिखा था श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। जब उन्होंने इस आरती को लिखा रहा होगा तब उन्हें खुद भी नहीं पता था या पता रहा होगा कि यह आरती इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी, आज हर घर का हर बच्चा जानता है। शायद उसे ये ना पता हो कि उसके लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं, लेकिन ओम जय जगदीश हरे आरती है, इसे हर कोई जानता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? जी हाँ मित्रों, भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की जो संख्या कुल मिलाकर है वो 17 है। तो आप मौलिक और अनुदित में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। मौलिक का तात्पर्य होता है मूल रूप से, यानी जो नाटक इन्होंने मूल रूप से लिखा, इसके पहले किसी ने नहीं लिखा था या किसी के आधार बनाकर इन्होंने नहीं, किसी अनुवाद नहीं किया है, वह मूल रूप में होगा। और अनुदित का अर्थात वह जैसे आपका यह अभिज्ञान शकुंतला में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, फिर इन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, यानी पहले कोई रचना किसी अलग भाषा में लिखी गई हो और उसी का ट्रांसलेशन कर दिया जाए किसी अन्य भाषा में, तब वह हो जाता है आपका अनुदित। तो इसी प्रकार इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों नाटक मिलाकर उनकी संख्या 17 है। अब आप बताइए, कानन डायल किसे कहा गया? जी हाँ मित्रों, कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को, जिन्हें कि जासूसी उपन्यास का जनक भी कहा जाता है। प्रेम की पीड़ा किसकी रचना है? प्रेम की पीड़ा रचना है गिरिजादत्त शुक्ल, जिनका उपनाम था गिरीश। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष क्या है? कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, कहानियाँ में आप देखते ही हैं उनका कितनी प्रसिद्ध कहानी है, पूस की रात, कफन वगैरह। तो कर्मभूमि का प्रकाशन जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ था। कदमाबाई किस उपन्यास की पात्र हैं? कदमाबाई आवा नामक उपन्यास की पात्र हैं। अब फोटोग्राफी किसकी प्रथम कहानी है? जी हाँ मित्रों, फोटोग्राफी जो है वो जयनंद की प्रथम कहानी है। इसके अलावा एक इनकी कहानी है पाजेब है, उसके बाद अपना अपना भाग्य है, यह भी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल है। बिखरे मोती किसका कहानी संग्रह? जी हाँ मित्रों, बिखरे मोती जिसका कहानी संग्रह है, आप उन्हें चाहे उनका नाम ना जानते हो, लेकिन उनकी कविता का यदि मैं आपको नाम दिला दूँ, कविता का नाम याद दिला दूँ, तो आप ज़रूर जान जाएगा, हाँ मैं तो जानती हूँ या मैं जानता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान थी बिखरे मोती नामक कहानी की संग्रह करता। लेकिन आप समझिए कि इनकी जो कविता है झांसी की रानी पर इन्होंने लिखा है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता इतनी प्रसिद्ध थी हम लोगों के बचपन में कि हम लोगों ने इसे पूरा याद कर लिया था। उस वक्त आप समझिए कि ठीक से हिंदी लिखना यानी वर्ड टू वर्ड हमें नहीं आता था कि वहाँ पर क्या लिखा है और क्या हम बोल रहे हैं, लेकिन रटना हम लोगों ने उसे रट लिया था। ये दूसरी तीसरी क्लास में था हमारे यहाँ, तो
हम लोग शायद तीसरी क्लास में थे और ये चौथी में था, तो सुन सुन के जो बड़े लोग पढ़ा करते थे उनको सुन सुन के हम लोगों ने इसे रट लिया था पूरा, और बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया था, अच्छा लगता था और आज भी यह बहुत ही अच्छा लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो मोती यानी बिखरे मोती जो है वो इन्हीं का कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। निराला ने हिंदी का जातीय छंद किसे कहा? जी हाँ मित्रों, निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है कवित्व को। किसे स्वीकार किया है? कवित्व को। निराला की जो रचनाएं थी, जूही की कली एक इनकी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। आज तो प्रसिद्ध है, लेकिन जब इन्होंने पहले इसे छपवाना चाहा था अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका संपादन की देखा करते थे वो सरस्वती पत्रिका का, उसमें तो उन्होंने इसे छापने से इनकार कर दिया था, उनकी कविता को वापस कर दिया था और कह दिया था कि ये क्या केचुआ और रबड़ जैसा छंद लेकर कर ले गया हो, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नहीं छापा था, उन्होंने मजाक उड़ाया था उसका। लेकिन बाद में देखिए वही शैली कितनी प्रसिद्ध हुई कि आगे चलकर सभी कवियों ने लिखा, उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो निराला ने हिंदी का जातीय छंद जो है वो कवित्व को स्वीकार किया है। मित्रों, यह रही आज की क्लास और 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे मैंने। कैसे लगा आपको यह क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारी मेहनत का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोगों परीक्षा की तैयारी करते रहिए और फॉर्म को भर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।